क्या राजनीतिक दल जो हैं, जो चुनाव लड़ते थे जाति, धर्म और तमाम ऐसे मुद्दों पर, वो अब मुद्दों पर लौट करके आना, विकास, रोजगार और ऐसे मुद्दों पर लौटना उनकी मजबूरी हो गई है। इसका जो सबसे बड़ा कारण है, क्या ये हो गया है कि जनता अब वो मुद्दे तय करेगी, पार्टियां मुद्दे तय नहीं कर पाएंगी? इसी सवाल पर हम आज की बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे हम विधानसभा के इस 7वें चरण में जो सीटें हैं उन पर जो कुछ भी महत्वपूर्ण हो रहा है उसकी बात करेंगे। हमारे साथ महत्वपूर्ण पैनल जुड़ चुका है हमारा, और सबसे पहले हम प्रोफेसर डॉक्टर आनंद कुमार सर के साथ अपने इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। आनंद सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सर, 6 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 7वें चरण की वोटिंग 7 मार्च को होनी है। सबसे हॉट सीट वाराणसी। अभी तक के जो बदलाव हुए हैं राजनीति में कि कहां से शुरू होकर के और कहां तक हम आए हैं इन 6 चरणों में, आपके नजरिए से क्या है इसमें, कहां से शुरू होकर के और कहां पर अभी हम दिख रहे हैं? क्या जो मुद्दे हैं वो जो शुरुआत हुए थे मुद्दों की पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले चरण के चुनाव से, वो अब कहां पर पहुंच गया है सर? आनंद सर, आप अगर देखें तो ये जो 7 चरणों का चुनाव था, शुरू में तो स्वाभाविक लगा कि इतना लंबा कर रहे हैं, इसमें गैर सरकारी दल थक जाएंगे और साधन संपन्न उम्मीदवार और साधन संपन्न दलों की ताकत का इनको नाजायज लाभ उठेगा। लेकिन एक माने में अच्छा ही हुआ, क्योंकि एक उत्तर प्रदेश के अंदर कम से कम 7 उप प्रदेश हैं और हर उप प्रदेश की, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, पूर्वांचल, अलग अलग उसके समीकरण है, अलग अलग व्याकरण है। ये जो 50 के लगभग सीटें वोट के लिए 7 मार्च को लोग तय करेंगे, ये मुख्यमंत्री का अपना इलाका कहा जा सकता है। मुख्यमंत्री जी पूर्विया हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश हैं तो पहाड़ के जन्मे, लेकिन इनके तरुणाई से बाकी सबका सार्वजनिक जीवन पूर्वी उत्तर प्रदेश में विकसित हुआ, पहचान बनी और अब मुख्यमंत्री बने। तो लोग ये जानना चाहेंगे कि अगर हमारे इलाके का मुख्यमंत्री बना तो हमको क्या मिला, क्या नहीं मिला। जैसे काशी विश्वनाथ का आंगन थोड़ा बड़ा हो गया, मुगल सराय का नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय नगर हो गया, तो ये सब कागज के फूल हैं। इससे जो बीमारी का सवाल था कोरोना की, जिसमें पूर्वांचल सबसे ज्यादा पीड़ित हुआ पूरे उत्तर प्रदेश में, इसके लाखों लोग जो दूसरे इलाकों में काम करते हैं भगाए गए, प्रवासी कह करके लौटे तो न घर के थे न घाट के थे। गोरखपुर तक में इलाज का जो बुरा हाल था, लाशों की जो बेशुमार कतारें बन गई। फिर नौजवान पिटा है, इस इलाके का नौजवान इलाके के बाहर के रोजगार पर भविष्य बनाता है, और इलाहाबाद से लेके बंबई तक मारा मारा फिरा। 7.5 साल की कहानी भी सामने रहेगी और पिछले 4.5 साल की कहानी भी सामने रहेगी। ये इलाका किसान आंदोलन का इलाका नहीं है, क्योंकि किसान आंदोलन सन 42 में हुआ था, सन 70 में हुआ था। अब किसान बिखर चुका है और छोटी जोत के इलाके का ये ग्रामीण भारत बिना अतिरिक्त साधनों के आगे बढ़ नहीं सकता है। तो दवाई का सवाल, कमाई का सवाल, फिर पढ़ाई का सवाल, बीएचयू से लेके गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे जुड़े हुए सैकड़ों कॉलेज और लाखों विद्यार्थी, उनकी कितनी दुर्दशा हुई है ये आप अनुमान लगाना मुश्किल है जब तक कि खुद ध्यान न दें। और फिर आखिरी सवाल महंगाई का। महंगाई हर इलाके को पीड़ित करती है, लेकिन कम आमदनी के इलाके के लोगों को ज्यादा तकलीफ होती है। और अच्छी बात यह है कि इस इलाके में कई छोटी जातियां पहले से राजनीतिक चेतना से लैस हैं, और जैसे पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने उनको समेटने का काम किया था, सम्मान देने का काम किया था, इस बार अन्य दलों ने, खासतौर पर समाजवादी पार्टी और कुछ हद तक बहुजन समाज और कांग्रेस ने उनको मदद की है, उनको सम्मान दिया है, उनको गुंजाइश पैदा की है। तो ये बहुत संवेदनशील इलाका है और यहाँ से उल्टी गिनती शुरू हो सकती है। आनंद सर, अभी हम लोग बात कर रहे थे किसान आंदोलन की। अभी वर्तमान में पूर्वी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन मुद्दा नहीं है, लेकिन आज राकेश टिकैत मीडिया में छाए रहे। वो आज उन्होंने मीडिया से बातचीत करने में एक बात कही कि विधानसभा चुनाव के बाद, क्योंकि जो भी वादे सरकार ने किए थे उस पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ है, ये हम सब जानते हैं। विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद फिर से किसान आंदोलन शुरू हो सकता है, नंबर 1। दूसरी बात, उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा कि जो 5 राज्यों में भारत में चुनाव हो रहे हैं
उन सब में धांधली करने होने की पूरी आशंका है। ये अगर धांधली हो रही है तो फिर क्या होगा, और किसान आंदोलन खत्म हुआ नहीं है, ये फिर से जीवित होगा। तो क्या आज की जो राकेश टिकैत का जो बयान है, ये बयान उत्तर प्रदेश के इस चरण का, अंतिम चरण में कुछ प्रभाव डाल पाएगा? राकेश टिकैत इस समय उत्तर प्रदेश के किसानों की आवाज और उत्तर प्रदेश की किसान शक्ति का चेहरा बन चुके हैं। और अगर वो ऐसी बात कह रहे हैं सार्वजनिक तौर पर, तो बिना जानकारी के, बिना आधार के नहीं कह रहे होंगे। लेकिन एक बात राम प्रकाश जी ध्यान में रखने की है कि अगर चुनाव में धांधली हुई, जिसको हमने वोट दिया, बहुमत में वोट दिया, वो नहीं चुनी गई या नहीं चुना गया, कोई और आ गया, नकली जीत हो गई, तो वो गुनाह बेलज्जत हो जाएगा। लोग उसको ध्यान में रखेंगे। जैसे अभी जिला परिषद का जब चुनाव हुआ था, तो जिला परिषद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन साम दाम दंड भेद से उन्होंने जिला परिषद के जो मुख्य पद थे वो कब्जे में कर लिए, और उसका गुस्से का सामना इनको इस विधानसभा के चुनाव में करना पड़ रहा है। कोई सफाई नहीं उस धांधली की, उस गुंडागर्दी की, क्योंकि दावा तो यही था ना कि हम सुशासन ले आ रहे हैं, हम ठोक दो सरकार चलाएंगे, गुंडों के अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाएंगे। लेकिन आपने तो नए गुंडे पैदा कर दिए, जिला परिषद ही सौंप दिया गुंडागर्दी से ऐसे लोगों को जिनको कोई अधिकार नहीं था। तो अगर इन्होंने अभी ये सब किया, तो 2 बरस के बाद जो लोकसभा की गिनती शुरू होगी, तो ये पाप का घड़ा भर जाएगा, फूटने लगेगा। ये जो बबूल का बीज बोएंगे धांधली वाला, ईवीएम मशीन वाला, ये लोगों के गले नहीं उतरेगा। और ये कोई मामूली म्युनिसिपैलिटी का चुनाव नहीं है। अगले 5 साल की किस्मत खुलेगी या बंद होगी, और डबल इंजन की सरकार। इससे बेहतर भारतीय जनता पार्टी के पास सुशासन का, विकास का, तरक्की का कोई समय नहीं था। और जो किया आपने वो आंख के आगे है। भारतीय जनता पार्टी खुद 2 बड़ी जातियों में बट गई है। उन बड़ी जातियों का नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी अपने घर को ही नहीं बिखरने से बचा पा रही है, तो प्रदेश के अंदर जातिवाद का जो के.एन. राय साहब कह रहे थे, उसके जो विश्व वृक्ष आप बो रहे हैं, फिर 2024 में उसके फल भी आप ही को बटोरने पड़ेंगे। जहां तक आपने अपराधीकरण की चर्चा की, ये उत्तर प्रदेश के मतदाताओं का अपमान है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के मतदाताओं का तो सरासर उपहास है। जिस इलाके ने राष्ट्रीय आंदोलन में 1921 के असहयोग आंदोलन से लेकर के जयप्रकाश आंदोलन 1974 तक एक से एक शानदार नेता दिए, विधायक, सांसद, मंत्री दिए, उस इलाके में आपने अपराधियों की भरमार दे दी है। ये अपराधी पीछे के दरवाजे से नहीं आ रहे, खुले खजाने, छाती ठोक के करोड़ों आपकी जेब में डाल के टिकट पा रहे हैं आपकी पार्टियों का। और आप दावा करते थे कि चाल चरित्र चेहरा हम बदलेंगे, कांग्रेस जिधर ले जा रही उसे सुधारेंगे। यही आपने सुधार किया है। पूर्वांचल का मतदाता इससे अपमानित है, आहत है और बहुत ही असंतुष्ट है। सर, इसी के साथ एक छोटा सा सवाल और है। आज मोदी जी जब बनारस में थे, बनारस में ही क्या, इसके पहले और भी सारी रैलियों में वो बात कर रहे हैं परिवारवाद की। उनका एक सवाल रहता है कि ये जो पार्टियां हैं वो परिवारवादी हैं। प्रियंका गांधी ने एक इंटरव्यू में भी बहुत सीधा सवाल उनसे किया कि क्या परिवारवाद भाजपा में नहीं है। उसके पीछे उन्होंने उदाहरण दिया कि अगर भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है तो फिर जो कांग्रेस के परिवारवादी नेता हैं उनको भारतीय जनता पार्टी क्यों ले रही है। भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया और इस टाइप के तमाम उदाहरण भारतीय जनता पार्टी में भरे पड़े हैं जो कांग्रेस से गए हैं। इसके अलावा राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह और ऐसे दूसरे स्टेटों में देखा जाए तो बहुत सारे उदाहरण मौजूद है। बार बार परिवारवादी कहना, फिर दूसरा वो कह देते हैं कि ये जो दल है वो आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, आतंकवादियों को छुड़ाने का काम करते हैं, दंगाइयों की मदद करते हैं। इस तरीके की जो ये इल्जाम है, भाई इसके पहले जो आतंकवादियों को छोड़ने की घटना हुई है वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हुई है, केंद्र में। ऐसे में क्या लगता है ये परिवारवाद की परिभाषा सर कैसे तय होती है? ये परिवारवाद की भाषा कैसे समझी जाए कि क्या होती है परिवारवादी? परिवारवाद का अर्थ होता है कि आप अपनी राजनीतिक कमाई को अपने बाद जो आपके साथ जुड़े हुए लोग थे उनकी जिम्मेदारी न बना करके अपने जो खून के रिश्ते वाले लोग हैं, लायक या नालायक, बेटा, बहू, पतोह, दामाद, भतीजा, भाई, भांजा, उनको सौंपें। और ये बात बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी अन्य पार्टियों की तुलना में और वामपंथी पार्टियां परिवारवाद की बीमारी से ज्यादा प्रभावित नहीं है। लेकिन
परिवारवाद हो और चाहे राष्ट्रवाद हो, अगर उसकी आड़ में आप हमको नालायक नेतृत्व सौंपेंगे, दृष्टिहीन नेतृत्व सौंपेंगे, दिशाहीन राजनीति होगी और भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी चरम सीमा पर पहुंच जाएगी, तो परिवारवाद भी नहीं स्वीकार होगा और तथाकथित राष्ट्रवाद भी नहीं स्वीकार होगा। इसलिए ये जो बात उठा रहे हैं जिसमें कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लपेटे में आ जाती है, और ये आलोचना बिल्कुल जायज है। समाजवादी पार्टी को अपना चेहरा साफ करना चाहिए, कांग्रेस को अपना घर ठीक करना चाहिए, लेकिन इसकी सजा तो उनको खुद ही मिल रही है। उनके कार्यकर्ता भगदड़ की स्थिति में थे, लेकिन इसे मतदाता तो लोक कल्याण वाली सरकार चाहता है, साझेदारी और समझदारी वाले जनप्रतिनिधि चाहता है, और भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि और सांसद पिछले 5 बरस की गतिविधियों के पैमाने पर बहुत लायक नहीं निकले। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री को इतिहास में पहली बार, जो जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया, इंदिरा गांधी ने नहीं किया, राजीव गांधी ने नहीं किया, नरसिम्हा राव ने नहीं किया, वीपी सिंह ने नहीं किया, चंद्रशेखर चरण सिंह ने नहीं किया, वो करना पड़ रहा है कि घर घर जाके वोट की भीख मांग रहे हो। अभी तुमको दिल्ली बैठ करके 20,000 से ज्यादा नौजवानों को यूक्रेन से घर ले आने के लिए अपना दिन रात एक करना चाहिए, और आप अपनी मुट्ठी भर सीटों के लिए सारे देश का शासन छोड़ करके नुक्कड़ के नेता की तरह से बनारस में आकर के कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बताया गया कि आज आने से माहौल बदल गया, तो मैं पुराना बनारसी हूं, हम लोग नौटंकी बहुत पसंद करते हैं। हफ्तों हफ्तों लोग रामलीला देखते हैं, मलदैया और भरत मिलाप के लेके रामनगर तक, और थोड़ी देर के लिए जय सिया राम भी गाते हैं, लेकिन उससे हम अपनी राजनीति नहीं तय करते। भारत के प्रधानमंत्री का आना, पगड़ी बांध करके दुशाला ओढ़ के गली गली घूमना एक आकर्षक दृश्य है, अभूतपूर्व दृश्य है। इसलिए हम भी अपना 10 काम छोड़ के जाएंगे, लेकिन इससे हमारा वोट नहीं तय होगा। हमारा वोट तो दूसरे कारणों से तय होगा, और वो दूसरे कारण इनके खिलाफ जाते। आनंद सर, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर इस समय खूब चर्चा में है, क्योंकि कॉरिडोर बनने के बाद से, और लगातार कोई ना कोई नेता वहां पे पहुंच रहा है, प्रधानमंत्री भी, इसके अलावा आज राहुल गांधी भी गए थे, अखिलेश यादव का भी वही है, सारे लोग, ठीक भी है, हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग वहां पर पहुंचेंगे ही, या उसके अलावा भी लोग पहुंचेंगे। जिस विधानसभा में ये सीट आती है, जो शहर दक्षिणी की सीट है, वो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के पाले में रही है। 1989 से वहां पे श्यामदेव राय चौधरी जीतते रहे। 2017 में उनका टिकट काट करके और नीलकंठ तिवारी को दे दिया गया। अभी समाजवादी पार्टी ने वहां पर एक बड़ा दांव खेला, जो महामृत्युंजय महादेव का मंदिर है, वहां पर उनके मठ का जो वहां पे मठाधीश है, उस परिवार के किशन दीक्षित को वहां पर उन्होंने उम्मीदवार बना दिया। कहा जा रहा है कि यहाँ की जो फाइट है वो बहुत तगड़ी है। इसके पीछे का कारण माना जा रहा है कि इस सीट पर जो करीब 3.25 लाख के आसपास वोटर है, उसमें ब्राह्मण ज्यादा है। आप चूंकि बनारस को बहुत नजदीक से जानते हैं, इसमें ये कहा जा रहा है कि जो पुराने श्यामदेव राय चौधरी के जो समर्थक हैं, वो भी अब भाजपा का विरोध कर रहे हैं। विधायक का तो विरोध हो ही रहा है, और विधायक ने इसके लिए एक वीडियो भी बाकायदा जारी किया कि उन्होंने उसको माफी मांगा कि मैं 5 साल यहाँ पे नहीं रह सका, उसके लिए जनता मुझे माफ करे और एक बार फिर से मौका दे। इसी के साथ एक चीज और जोड़ दें, जो ममता बनर्जी का एपिसोड हुआ बनारस में, ममता बनर्जी वहां पे काशी विश्वनाथ के जब दर्शन के लिए गई थी, वहां हिंदू युवा वाहिनी ने, कहा जा रहा है कि हिंदू युवा वाहिनी, हालांकि उसको तो पहले ही खत्म किया जा चुका है, 2017 में उसी शर्त पे योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया था, उन्होंने काला झंडा दिखाया। अब हालांकि ममता ने उसका डट करके सामना किया था। ये जो घटना है, ममता ने कहा कि फिर ममता अखिलेश के लिए बोलकर गई कि आप इनको जिताइए, मैं शपथ ग्रहण में फिर से आऊंगी। इस घटना का क्या कुछ असर बनारस की सीटों पर पड़ेगा? बनारस में काशी विश्वनाथ एक केंद्रीय प्रतिष्ठा, आस्था और आदर का मंदिर है। अभी शिवरात्रि की पूजा हुई, जहां कुछ लाख लोग दर्शन के लिए गए, और उन्होंने परिसर का जो परिवर्तन हुआ है उसको देख करके स्वागत किया होगा। लेकिन काशी विश्वनाथ के परिसर के सुधार का काम शताब्दियों से चला आ रहा है। अहिल्या देवी ने किया, रणजीत सिंह ने किया, संपूर्णानंद ने किया, अभी नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं। ये कोई अप्रत्याशित बात नहीं है, लेकिन जो वहां से लेकर के 80 भदैनी तक का रास्ता है शहर दक्षिणी का, उसके गली गली में श्यामदेव राय चौधरी की जनता के हकों के लिए की गई लड़ाइयों की कहानियां आज भी लोगों को याद है। और जब
एक पार्टी श्यामदेव राय चौधरी जैसे तपस्वी नेता को, जो फकीर कहलाता है बनारस का, उसको बेइज्जत करके किनारे करेंगे तो उसके साथ जिंदाबाद, उसके साथ जेल की हवा खाने वाले कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कमल के लिए वोट मांगेंगे, जिसके विधायक ने अभी अपनी नालायकी के लिए माफी मांगी। माफी देने में बनारसियों को कोई बुराई नहीं, कहें जायदा भैया हो गल जायदा, लेकिन दोबारा अपने सिर पर ले आना वो कबूल नहीं करेंगे। अच्छा, अभी इनको शेर के ऊपर सवा शेर हो गया। ये जाति का चल रहे थे, मंदिर का चल रहे थे, तो समाजवादी पार्टी ने एक बड़े मंदिर के पुजारी को ही टिकट दे दिया कि ला भैया अब एक जवाब निकाला। तो बनारस का गणित थोड़ा समझना मुश्किल है। इनका सौभाग्य है कि दो बार इनको सांसद बनने का मौका मिला, लेकिन इनके नीचे जो लोग विधायक बने हैं उनका गणित बिल्कुल उल्टा था, भारतीय जनता पार्टी के दावे के खिलाफ था। न चरित्र रहा, न चेहरा रहा, न चाल थी, एक सत्ता का नशा छाया हुआ था। अब खुमारी उतर रही है तो प्रधानमंत्री को बुला करके इलाज खोज रहे हैं, लेकिन ये पिशाच मोचन का मंदिर नहीं है जहां उतारने से भूत उतर जाएगा। ये जनता की रोजी रोटी का सवाल है, नौजवानों के भविष्य का सवाल है और बनारस की अस्मिता का सवाल है। शहर दक्षिणी में ब्राह्मणों के अलावा जो प्रवासी बंगाली समाज की अपनी कहानियां हैं, मुस्लिम बुनकरों की कहानियां हैं, छोटी बिरादरियों की कहानियां हैं, मल्लाहों की कहानियां हैं, उस सबको जोड़िएगा तो कहानी का सारांश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता नहीं दिखाई पड़ता। आनंद सर, एक दर्शक है ओम प्रकाश जी, उनका सवाल है आपसे। उन्होंने ये सवाल पूछा था कि जब हम लोग राकेश टिकैत की बात कर रहे थे, उनका जो आरोप है कि धांधली हो रही है, तो उन्होंने ये पूछा है आपसे कि अगर धांधली में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलती है तो क्या उसके बाद मामला अदालत में ले जाया जा सकता है? सरकारी अदालत में यानी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जाने का तो उम्मीदवार तय करेंगे, क्योंकि इसी बनारस के एक राजनीतिक राजनारायण जी ने इंदिरा जी के खिलाफ मुकदमा किया था और उसने इतिहास बदल दिया था। लेकिन इलेक्शन पिटीशन की जो कहानियां अभी हैं, चुनाव के अवधि यानी 5 साल की मियाद खत्म होने के बाद भी मुकदमा चलता रहता है, बेमतलब हो गया है चुनावी प्रश्नों का अदालती समाधान। लेकिन जनता की अदालत में तो मुकदमा चलेगा। ये जो जिला परिषद में इन्होंने किया था उसका मुकदमा चल रहा है और लोगों को जवाब देना पड़ रहा है कि भैया तू कैसे जीत गई ला, तोड़े लगे तो ओटो ना ही रहा, खाली रुपया से तू राजनीति करत हुआ। रुपया जो ले हुआ कहां से लिए ला, काला धन ले ला, अंबानी अडानी का तू सेवक हुआ। तो ये जो मिजाज है पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों का, ये राष्ट्रीय सरोकार के इलाके के लोग हैं। कहने के लिए इनको आप ग्रामीण कहेंगे, कस्बाई कहेंगे, शहरी कहेंगे, लेकिन इनका सोच राष्ट्रीय है और हर राष्ट्रीय प्रश्न पर ये अपने भाव को प्रकट करते हैं। और जो भी चर्चा हो रही थी परिवारवाद की, तो जो बनारस कैंट की सीट है, ये तो 25 बरस से नाम लिखा दिया है श्रीवास्तव परिवार के। ये परिवारवाद नहीं है, ये राष्ट्रवाद है। ये जो टिकट बार बार एक ही खानदान को मिला, पहले पति को, फिर पत्नी को, फिर बेटे को, इसमें क्या कोई बनारस के कैंट को आपने बंधुआ बना लिया? बंधुआ तो बना ही लिया आपने। तो उसका जवाब इस बार के चुनाव में मिल जाएगा। तो जो आप देख रहे हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश को, इसको आप मिनी इंडिया समझिए, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के जवानों का एक पैर कलकत्ता बंबई में आज से नहीं, प्रथम विश्व युद्ध के बाद से रहता रहा है। लेकिन उन इलाकों में भी सूखा पड़ गया है। कोरोना महामारी के बाद मनरेगा जैसी कोई शहरी बेरोजगारों के लिए योजना आती तो नरेंद्र मोदी की जय जयकार होती, लेकिन कुछ नहीं किया आपने। देश विदेश में आप खाली अपना एक चुनावी दौरा चलाते रहे। ये अकेला प्रधानमंत्री है और अकेला मुख्यमंत्री है जो अपना काम छोड़ के बाकी सब काम करता रहा। बंगाल चले गए चुनाव जिताने के लिए और उत्तर प्रदेश को आपने लाचार छोड़ दिया, अनाथ छोड़ दिया। भारत को आपने लाचार बंगाल में छोड़ तो दिया। निकाय चुनाव में बहुत बुरी तरीके से हारे सर। तो इनको अपने राजनीति का तरीका बदलने की जरूरत थी, ये नहीं बदल पाए। तो जब आपने कुछ सीखा ही नहीं जनता के सबक से, तो जनता आपको फेल घोषित करेगी। ये तो बहुत सख्त टीचर है। ये नालायक विद्यार्थी को अनायास नंबर दे करके टॉपर नहीं बनाएगी। इसलिए चाहे वो 3 दिन बैठे, चाहे 30 दिन बैठे, मोदी जी का आना एक उत्सव है, क्योंकि उनके आगे पीछे जेड सिक्योरिटी होगी, बाकी लोग होंगे, वीआईपी होंगे। भाई, भारत का सबसे बड़ा पदाधिकारी वहां मौजूद है, तो बनारस वाले अपने को गौरवान्वित महसूस करेंगे, लेकिन बदले में कहेंगे ला भैया पान खा, चाय पिया और अपने घरे जा,
हमारी जान छोड़ा। आनंद सर, जब हम इस फेज की बात करेंगे तो इस फेज की बात मऊ की जो सीट है उसके बिना पूरी हो नहीं सकती है। मऊ की जो सीट है, लगातार कई बार एक मुख्तार अंसारी का परिवार चूंकि वहां से जुड़ा हुआ है, मुख्तार अंसारी वहां से चुनाव लड़े हैं, उनके बेटे अब्बास अंसारी फिलहाल इस बार चुनाव मैदान में। आज उनके ऊपर एफआईआर हुई है उनके बयान को लेकर के। उन्होंने बयान दे दिया था कि 6 महीने जब समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी तो उन्होंने अखिलेश यादव से बात किया है कि 6 महीने तक किसी अधिकारी का तबादला नहीं होगा, पहले उससे हिसाब किताब लिया जाएगा और फिर कहीं और जाएगा। इसको लेकर के एफआईआर दर्ज हुई है। दूसरा, यहाँ पे जब हम इस क्षेत्र में आते हैं तो कृष्णानंद राय की याद आ जाती है लोगों को। कृष्णानंद राय का नाम अब इस चुनाव में आ चुका है, अभी तक नहीं आया था इस चुनाव में, अब उनका नाम आ चुका है। हालांकि उनकी पत्नी वहां विधायक है, फिर से चुनाव मैदान में है। इससे जुड़ा हुआ एक मामला है, मनोज सिन्हा जी का भी नाम आता है। मनोज सिन्हा जो कि इसी क्षेत्र से हैं, सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उनकी एक अच्छी छवि और अच्छी पकड़ मानी जाती है इस क्षेत्र में। आप उनके करीबी भी रहे हैं। अब ये खबर आ रही है कि वो यहाँ पे इस क्षेत्र में जब चुनाव प्रचार यहाँ पर आते हैं मंदिर दर्शन करने के लिए, और मंदिर दर्शन के बहाने वो क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, ये ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं, लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं। हालांकि इसका कोई चूंकि भाई पुख्ता तो ये हो नहीं सकती है, ना वो कहेंगे और ना कहीं और से कोई पुख्ता आ सकता है कि चुनाव प्रचार करने के लिए आए हैं। क्या ऐसी जरूरत भारतीय जनता पार्टी को पड़ गई कि जम्मू कश्मीर से उनको ला करके यहाँ चुनाव प्रचार कराना पड़ रहा है और मंदिर दर्शन के बहाने यहाँ पर वो खुद उनको चुनाव प्रचार करना पड़ रहा है? आनंद सर। नहीं, श्री मनोज सिन्हा एक मामले में इस इलाके के धरती पुत्र हैं। वो गवर्नर नहीं राष्ट्रपति बन जाएं तब भी इस इलाके में जब लोग चुनाव का निर्णय लेंगे तो मनोज सिन्हा चूंकि 40 साल का राजनीतिक अनुभव उनको है, वो उस पंचायत में बैठने की कोशिश करेंगे, सीधे या अप्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। ये राजनीतिक होने की फितरत है। राजनीति से जब संन्यास ले लेंगे तब की बात अलग है। और अभी का जो माहौल है, अगर मनोज सिन्हा अपने पुराने साथी कृष्णानंद राय की विधवा अलका राय के पक्ष में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद नहीं करेंगे तो लोग उनको एहसान फरामोश कहेंगे। समाजवादी पार्टी ने इस इलाके को, जैसे कैंट विधानसभा को भारतीय जनता पार्टी ने हरीश जी की श्रद्धांजलि में समर्पित कर रखा है, वैसे समाजवादी पार्टी ने भी इस इलाके को अंसारी परिवार का छोटा मोटा एक उनकी नवाबी या उनकी जमींदारी बना दिया है। अब वो जाने, उनका काम जाने, इसमें कम्युनिस्ट पार्टी भी उनके साथ रही है। लेकिन ये इलाका एक दुखद इतिहास का इलाका है, जहां पर कहाँ झारखंडे राय, कल्पनाथ राय और कहाँ अब अंसारी परिवार। राजनीति पूरी तरह से 180 डिग्री बदल गई है। और इसमें हिंदू मुसलमान का प्रश्न नहीं है, इसमें अवैध व्यापार का प्रश्न है, रंगदारी का प्रश्न है, राजनीति के अपराधीकरण के दुखद अध्याय का प्रश्न है। तो इस इलाके में जैसे भी सुधरना चाहिए। श्री आदित्यनाथ जी ने तो आग में घी डाला है, इसके नवनिर्माण का काम आगे बढ़ाया नहीं है। तो बांटो और राज करो की रणनीति के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी ने इस इलाके को सूली पर चढ़ा रखा है, समूचे पूर्वांचल को चढ़ा रखा है। और उसमें कृष्णानंद राय और मुख्तार अंसारी प्रकरण एक बुनियादी दोष रहा है, बुनियादी संकट रहा है। और वो कांटा जब तक निकलता नहीं है तब तक हर चुनाव में वो कहानियां तो याद आती ही रहेंगी। चलते आनंद सर, और आप सारे लोगों से एक सीधी बात पे बहुत संक्षेप में टिप्पणी ली जाएगी। आनंद सर से शुरू किया जाएगा। सर, मुद्दों की बात पे हमने आज शुरुआत की थी। मुद्दे, क्या इसमें कितनी सत्यता है या कितना प्रभाव है जनता का कि मुद्दों पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भटक रही है, मुद्दे की तलाश भारतीय जनता पार्टी करती हुई दिखाई दे रही है? और दूसरा कि क्या इस बार जो जनता ने अपना प्रभाव दिखाया है मुद्दों को लेकर के कि पार्टियों को उनके हिसाब से मुद्दे की बात करनी पड़ रही है, ये कैसे संकेत हैं और आगामी चुनाव में क्या ये प्रभावशाली रहेंगे? देखिए, ये वो इलाका है जिसने राम मंदिर आंदोलन को समर्थन दिया था। जब यहाँ पर मंडल फॉर्मूला आया तो गृहयुद्ध की स्थिति बन गई बैकवर्ड और फॉरवर्ड समुदायों में। लेकिन ये सब करके ये इलाका थक चुका है। इस इलाके को मालूम हो गया कोरोना के बाद कि जात पात नहीं, एक दूसरे का साथ चाहिए, परस्पर सहयोग चाहिए और असल में विकास चाहिए। जो बिहार में पिछले चुनाव में था कि जात पात नहीं, बिजली सड़क पानी के लिए काम करो और वैसी सरकार लाओ जो इस पर हमको कुछ मदद करेगी। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री था, पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रधानमंत्री और पूर्वी उत्तर प्रदेश
भारत के सबसे दुर्दशाग्रस्त इलाकों में इस विडंबना से निकलने का मौका इस चुनाव में है और इसमें कोई ताज्जुब नहीं होगा जब इनकी अधिकांश सीटों पर दूसरी पार्टी का झंडा मतदाता लहरा देगा।